हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लास स्लैब क्या होता है, उसमें किस तरीके से हमारी लाइट बेंड कर सकती है और उसके क्या क्या फिनोमेना होते हैं, वो आज की वीडियो में हम सब कवर करेंगे। इसको और भी हम एक तरीके से और बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्या बोल सकते हैं इसको? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो हमारा ग्लास स्लैब कुछ इस तरीके का रहता है स्लैब। ये आप लोगों को स्कूल में एक्सपेरिमेंट भी करवाया जाता होगा इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर रहता है और ये दोनों लाइन हमारी आपस में पैरेलल रहती हैं और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल रहती हैं। और ये किससे बना होता है? ग्लास से बना होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और जो हमारा ग्लास कंपेयर किससे कर रहा है? एयर से। तो ये एयर के हिसाब से ये कैसा हो जाएगा? डेंजर मीडियम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डेंजर मीडियम। और ये हमारा एयर है और ये जो एयर है ये कैसा मीडियम हो जाएगा? हमारा रेयर मीडियम। रेयर मीडियम, ठीक है। रेयर मीडियम हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारी लाइट आ रही कुछ इस तरीके से आ रही सरफेस पे। ये यहाँ पे लाइट पड़ी है पर, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है? नॉर्मल। तो हमने यहाँ पे जिस तरीके से नॉर्मल बना ली और नेम दे दिया इसको N1, क्योंकि हमारे N1 इसलिए दे दिया, एक बार यहाँ से भी लौट के वापस जाएगी, एक बार इसमें भी टकराएगी और फिर वापस निकल के जाएगी। तो जो लाइन जाती है, देखो वैसे तो इसको इस तरीके से जाना चाहिए था, ऐसा, ये कुछ ऐसा जाना चाहिए था। पर ये जब हमारी रेयर टू डेंजर मीडियम में जाती है तो क्या होता है? इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। मान लेते कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये इस तरीके से बेंड हो जाएगी। तो हमारा जो ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये क्या है हमारी? इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये तो हो जाएगी हमारी इंसिडेंट रे। और ये जो रे गई है ये कौन सी रे? हमारी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, ये कौन सी हमारी? रिफ्रैक्टेड रे। देखो बच्चों, और ये हमारा क्या आएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ से भी वापस बनाएंगे तो यहाँ पे भी हमें क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? नॉर्मल बनाएंगे। सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरीके से हमने यहाँ पे भी नॉर्मल बना दी और इसको नेम दे देंगे N2, ठीक है। और देखो एंगल हमेशा किसके बीच में बनता है? एंगल किसके? रिफ्लेक्शन, जो हमारी लाइट रेस होती हैं उनके बीच में बन जाता है, या इंसिडेंट हो या रिफ्लेक्टेड हो, और नॉर्मल के बीच में बनता है। तो यहाँ पे भी ये देखो एक ना एक एंगल बनेगा। तो ये एंगल देखो बच्चों, ये देखो यहाँ से कुछ ऐसी लाइन जा रही है और ये ऐसी कुछ जगह इस टाइप का पाथ भर रहा है। तो देखो हमने पढ़ा था जब हमारी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो आपस में उनके एंगल कैसे होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो उसी तरीके से हमारे ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। कौन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस तरीके से हमारा ये एंगल भी कैसा हो जाएगा? R। ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। और हमने पढ़ा जैसे ये डेंजर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। तो आपकी बात डेंजर से रेयरर मीडियम की तरफ जाना है तो हमारी लाइट किस तरीके से बेंड करेगी? टूवर्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से दूर जाएगी। तो ये मान लेते हैं हमारी कुछ इस तरीके से जा रही थी, तो ये कुछ इस तरीके से बेंड करती हुई जाएगी, ये इस तरीके से जाएगी, ये कुछ इसके पैरेलल जाएगी एकदम। जो हमारी जो इंसिडेंट रे थी ना, ये ओरिजिनल वाली पाथ, ये इसके पैरेलल जाएगी। इससे हमें ग्लास स्लैब से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी रेज जाती है वो कैसी आती है? ओरिजिनल रे के पैरेलल जाती है। वैसे तो इसे यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन वो डेंजर मीडियम में जाती क्या होता था? उसका पाथ चेंज हो जाता है। किस तरीके से पाथ चेंज होता है? एकदम पैरेलल पाथ चेंज होता है। ये क्या था? हमारी ये इंसिडेंट रे है और ये बीच में ये डायरेक्शन बन रहा है ना, ये जो डायरेक्शन बन जाए, जो डिस्टेंस बढ़ रही है, इसको क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, या बोल सकते हैं इसको लेटरल शिफ्ट बोल सकते हैं। और जो हमारी ये रेज आती है, जो इसको बोलते हैं इमरजेंट रे। क्या बोलते हैं? इमरजेंट रे। इमरजेंट रे इसको बोलते हैं हमारी, ये इमरजेंट रे होगी। और ये क्या है हमारी? ये है इंसिडेंट रे। देखो ये इंसिडेंट रे है, एक तरीके से इंसिडेंट रे इस तरीके से जाना चाहिए। तो लेकिन ये कहाँ? यहाँ से। देखो बच्चों, जब आप यहाँ से देखोगे, अपनी आँख से यहाँ से देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्या? इधर से जाओगे तो आपको यहाँ से लाइट दिखाई नहीं देगी। तो आपको थोड़ा सा आगे जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको यहाँ पे लाइट दिखाई देगी। जब आप स्कूल में एक्सपेरिमेंट करवाते होंगे तो आपके कुछ टीचर्स एक्सपेरिमेंट करवाते ना, तो कुछ तरीके से वो दिखाते होंगे आपको, यहाँ पे कुछ पॉइंट कर देते होंगे पिंच वगैरह, और यहाँ पे बीच में ग्लास स्लैब रख लेते हैं। तो उससे पता चलता है कि जब हम यहाँ से देखते हैं तो हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता, फिर हम इमरजेंट रे से देखते हैं तो हमको सब कुछ दिखाई देता है। तो ये कौन सा डिस्टेंस होता है? इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं या लेटरल शिफ्ट बोल सकते हैं। शिफ्ट, ठीक है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ पे जो एंगल बनता है, ये तो हमारी नॉर्मल और इमरजेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। ये एंगल ई, एंगल ऑफ इमरजेंस, ये क्या है? एंगल ई है हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस। और हमने जब एक्सपेरिमेंट किया
तो हमें इससे क्या पता चला, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो किसके इक्वल में आ रहा था, एंगल ऑफ इमरजेंस के में। मतलब जो हमारा जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना था, जो हमारा ये एंगल है ना इंसिडेंस, जितना ये बना है उतना ही क्या बना है, हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस बना है। ठीक है, और आपको ये पता चला वो ये जो डिस्टेंस बनती है वो कैसी बनती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनती है। जब हम इसकी ये डिस्टेंस नापते हैं तो यहाँ पे भी 90 डिग्री होता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री होता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री होता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो हम इसे एक तरीके से कह सकते हैं इसको क्या, परपेंडिकुलर लेटरल डिस्प्लेसमेंट या परपेंडिकुलर लेटरल शिफ्ट भी कह सकते हैं इसको। तो ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी लिख देता हूँ, एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होगा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस। तो यहां पे लग देते हैं द एंगल बिटवीन देखो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इमरजेंस क्या हो जाएगा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, इमरजेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, या इसको हम बोल सकते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं इसको लेटरल शिफ्ट बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ ही बोल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखो इसको डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन किसकी, और ये हमारी जो ओरिजिनल पाथ है ऑफ इंसिडेंट रे, ये हमारी ओरिजिनल पाथ जा रही है ना, ये इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ठीक है, मैं ये डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसे बोलेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे कमिंग आउट ऑफ द ग्लास स्लैब इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जो हमारी देखो ओरिजिनल पाथ, जो हमारी जो ओरिजिनल पाथ है ना, जो इंसिडेंट रे की, ये देखो ये ओरिजिनल पाथ है, ये हमारी कैसी थी, इंसिडेंट रे की ये ओरिजिनल पाथ है, और जो हमारी इमरजेंट रे जो कि ग्लास स्लैब से आ रही है, इन दोनों की ये जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस होती है, इसी को क्या बोलते हैं हम, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। और एक पॉइंट ये भी पता चल गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ इमरजेंट के इक्वल होता है। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया जाता है, या आपसे पूछ लिया एंगल ऑफ इमरजेंस कितना होगा, तो आप इसके इक्वल में रख दोगे और सीधा सिंपल से निकल आएगा। अब इसके हम फैक्टर्स की बात करते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसके फैक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक रह गया हमारा फैक्टर्स। तो देखो बच्चों, हम जितना ज़्यादा इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, क्या जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे ना, तो उतना ही ज़्यादा हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो पहला तो ये एक पॉइंट तो हमें बोला जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, पहला तो पॉइंट हो जाता, हम जितना ज़्यादा एंगल बढ़ाएंगे तो उतना ही ज़्यादा हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो हम जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसके बाद वाले, अभी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में नहीं पता है। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताएंगे कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो ठीक है, तो दूसरा जितना ज़्यादा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हो जाता है इसका, देखो तीसरा पॉइंट हो जाता है इसकी जो थिकनेस है। जितना देखो हमारा जितना छोटा होगा उतना हमारा छोटा क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। यदि हमने इसको बढ़ाई, इसकी ये लेंथ, ये थिकनेस को और बढ़ा दिया, ये इसकी जो थिकनेस है ना, इसको और लंबा कर दिया, तो हमारा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। तो तीसरा पॉइंट बढ़ जाता है थिकनेस, थिकनेस ऑफ स्लैब, ग्लास स्लैब। ठीक है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं, एंगल आई से डिनोट करते हैं, और थिकनेस को हम किससे डिनोट करते हैं, टी, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप टी से डिनोट कर सकते हो।
ठीक है, बस हमें इतना ही पढ़ना था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।